Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th of November 2018. तो 30 नवंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. Kerch Strait, which was in news recently, connects the Sea of Azov from which of the following seas? Kerch Strait इनमें से Sea of Azov को किसके साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शंस आर Mediterranean Sea, Caspian Sea, Red Sea या Black Sea. Second question is, which city is the venue of the first ever Sustainable Blue Economy Conference 2018? तो फर्स्ट एवर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस 2018 इनमें से किस सिटी में हो रही है? ऑप्शंस आर ब्राजीलिया, केप टाउन, न्यू दिल्ली या नायरोबी. Third question is, which country's team has won the 2018 Davis Cup टेनिस टूर्नामेंट? ओके, तो 2018 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इनमें से किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी या क्रोशिया. So these are the three questions for you today. Do try to answer these questions in the comment section below. Now the first news is basically a general discussion on Imran Khan's policy. Imran Khan, you all know, is the Prime Minister of Pakistan. So he is now pitching for talks between India and Pakistan, क्योंकि he wants peace to prevail and he does not want Pakistan to be used as a land for terrorism. Okay, therefore he is pitching for the talks. He wants fresh talks to start, and he also said that what happened in the past cannot be blamed on him. जो पहले हुआ वो उसके ऊपर आप blame नहीं कर सकते. Therefore the talks should prevail and this is the general thing that should happen also. क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के साथ पीस चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टॉक्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ऑल दीज थिंग्स, सिविल सोसाइटीज रोल, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेलिंग पीस इन इंडियन पाकिस्तान रिलेशंस. सो इट्स अ गुड स्टार्ट, एट लीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट. एंड उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि टेररिज्म पाकिस्तान की टेरिटरी से होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया ये चीज़. प्लस ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड एज अ लैंड फॉर टेररिज्म. देयरफॉर इंडिया को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए विद न्यू टॉक्स टू स्टार्ट. ओके, सो दिस इज अ जनरल डिस्कशन. Now the second important news, and this is the most important news from the day, it is new eye in the sky, जिसको हम शार्प आई बोल रहे हैं, हाइसिस. ओके, तो इसरो ने लॉन्च किया हाइसिस को श्रीहरिकोटा से. सो इट वाज लॉन्च्ड बाय यूजिंग PSLV C43. PSLV C43 का यूज करके हाइसिस को लॉन्च किया गया. हाइसिस विच इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट इंडिया की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसरोज लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. सो इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. याद रखेगा, हाइसिस विच इज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये इंडिया की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है. ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. इसका दूसरा नाम शार्प आई भी है. शार्प आई यानी कि तेज आंखें. ओके, सो इट कैन बी यूज फॉर अ होस्ट ऑफ पर्पसेस. वो पर्पस देख लेते हैं, इनमें से कोई एक यूपीएससी उठा लेगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव 1 2 3 1 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम. यूजेस जो इसके होंगे वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, फॉरेस्ट्री में हो सकता है, सॉइल सर्वे में हो सकता है, जियोलॉजी में हो सकता है, कोस्टल जोन स्टडीज़ में हो सकता है, इनलैंड वाटर स्टडीज़ में हो सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, एंड पॉल्यूशन डिटेक्शन फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ऑल दीज in all these sectors this HISIS can be used. याद रखेगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल सर्वे, जियोलॉजी, कोस्टल जोन स्टडीज, इनलैंड वाटर स्टडीज, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, pollution detection from industry. So all these things can be used, all these sectors can use this PSLV C43 launched HISIS. ओके, तो याद रखेगा HISIS को. Now upcoming missions कौन कौन से हैं? तो GSAT-11 which is India's heaviest satellite, GSAT-11. फिर GSAT-7A है जो कि लॉन्च होगी दिसंबर में ही. देन चंद्रयान-2 जो कि जनवरी 2019 में लॉन्च होगा. तो GSAT-11, GSAT-7A एंड चंद्रयान-2, ऑल दीज मिशंस आर द अपकमिंग मिशन. उसके बाद 2022 में हमारे पास गगनयान भी है. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ फ्यूल प्राइजेस फॉल ऑन ऑयल स्लिप, रुपी हैज गेन्ड फ्रॉम दैट. तो कल मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, वन लाइनर कंसेप्ट कि जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा तो रुपी वीक होगा, जब ऑयल प्राइसेस कम होगा तो रुपी स्ट्रांग होगा. सेम वही कंसेप्ट आज आया कि जब ऑयल प्राइसेस स्लिप हुआ तो रुपी गेन कर गया. तो आपको दिख रहा है कि ऑयल प्राइसेस स्लिप एंड रुपी हैज गेन्ड फ्रॉम दैट. नाउ ऑयल प्राइसेस स्लिप क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सप्लाई प्रेशर. क्यों सप्लाई प्रेशर? बिकॉज यूएसए ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, प्लस रशिया भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता जा रहा है. ओके, तो याद रखिएगा, यूएसए का प्रोडक्शन बढ़ गया है एंड रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया. तो इस कारण से जो है ऑयल के प्राइसेस घटते जा रहे हैं. नाउ G20 समिट होने वाला है, वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में होगा. याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में G20 समिट होने वाला है 2018 का. तो एक ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा. ओके, तो दिस वाज द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट पेज.
नाउ रिपोर्ट कार्ड्स विल रैंकल द टीचर्स इन कर्नाटका। तो जिस तरीके से बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, तो कर्नाटका ने एक नई पहल स्टार्ट की है, एंड दे विल बी रैंकिंग अप एंड ग्रेडिंग अप द टीचर्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। ओके, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस द टीचर्स विल बी रैंक्ड, ओके, इन कर्नाटका। सो दे विल बी रैंक्ड ऑन a score card from 0 to 10, with 0 being the lowest and 10 being the highest. Okay, and the teachers will be categorized under 4 slots. 4 slots में टीचर को कैटेगराइज किया जाएगा. The first will be very good, then good, average and below average. याद रखिएगा, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज, दीज विल बी द रैंकिंग्स ऑफ द टीचर्स. सो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब टीचर्स के अंदर एक कंपटीशन की भावना रहेगी, प्लस कोई भी बिलो एवरेज नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अगर एक बार आप बिलो एवरेज आ जाते हैं तो फिर स्टाफ में बैठने में आपको थोड़ा शर्म आएगी कि भाई बिलो एवरेज है, कैसा है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर, एंड एक अच्छी पहल है जिससे कि टीचिंग का स्टैंडर्ड जरूर बढ़ेगा कर्नाटका में. ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग. तो ये काफी अच्छा फ्रंट पेज था आज का. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पब्लिक हियरिंग ऑन पोलावरम. तो बेसिकली पोलावरम की हम बात करेंगे. इट्स अ डैम प्रोजेक्ट इन उड़ीसा छत्तीसगढ़. ओके, गोदावरी के ऊपर है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर है, प्लस इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट्स भी हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को ब्लेम करता है कि जो गोदावरी वाटर का जो अवार्ड किया गया था उसको ये ब्रीच करता है. दिस प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट, इज ब्रीचिंग द अवार्ड दैट वाज गिवन बाय द गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. तो दिस गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड केम इन 1980. याद रखिएगा, 1980 में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया था. ये 1980 में वाटर शेयरिंग का अरेंजमेंट था. एंड ये याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपके उड़ीसा छत्तीसगढ़ को इम्पैक्ट करेगा. ओके, सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. पोलावरम प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस. तो अगले पेजेस से मूव करते हैं. एनएचआरसी यहाँ दिया है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. मैं आपको चेयरमैन बता देता हूँ. एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है. रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द एनएचआरसी हेड. एनएचआरसी का जो हेड होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है. बाकी के मेंबर्स आपको बताने हैं. ओके, एनएचआरसी और एसएचआरसी, द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों के मेंबर आप बताइएगा प्लीज. एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट, दिस अ गुड क्वेश्चन. ये पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर नहीं है. ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए प्लीज डू टेल मी दैट. मैं आपको हेड बता दिया मैंने कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी, बट आगे के मेंबर्स क्या हैं आप मुझे बताएंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस. अगले पेजेस में मूव करते हैं, क्या न्यूज आई है. ओके, सो शार्प आई अगेन, ये हाइसिस के बारे में ये फिर से न्यूज आई थी. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट बोला जाता है. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट बीइंग डब्ड एट शार्प आई. इसका दूसरा नाम शार्प आई भी है. PSLV C43 से लॉन्च हुआ है. इसके साथ 31 और सैटेलाइट्स गई थी. यहाँ पे इसके यूजेस हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स एंड कोस्टल जोन्स. ऑल दीज थिंग्स can use this HISIS. याद रखेगा, HISIS को यूज कर सकता है. ओके, एंड गगनयान प्रोजेक्ट की बात भी मैंने की थी. गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमंस को कैरी करना है स्पेस तक, सेंडिंग ह्यूमंस टू स्पेस. एंड ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, जिसको इसरो के चेयरमैन जो K-Sivan है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज K-Sivan. तो अभी अगर चेंज नहीं होते, अगर कोई पूछ ले तो याद रखेगा कि इसरो के जो चेयरमैन है वो K-Sivan है. सो बाय 2022 दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अंडरटेकन. 2022 तक इस प्रोजेक्ट को करने की प्रयास चालू है. ओके, नाउ असेंबली हैज अप्रूव्ड, द महाराष्ट्र असेंबली हैज अप्रूव्ड 16% रिजर्वेशन फॉर मराठास. तो फाइनली मराठास को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है. असेंबली ने अप्रूव कर दिया 16% रिजर्वेशन. लेकिन जो ये अप्रूवल है ये थोड़ा सा अब ये उसके अंदर आ गया है, एक आइस के अंदर आ गया. क्यों आ गया है? बिकॉज दिस अप्रूवल ऑफ द बिल विल रैंक अप द लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन फ्रॉम 52% करेंटली टू 68%. तो 68% की अभी हो जाएगा प्रेजेंट रिजर्वेशन. 52% से बढ़ के 68% हो जाएगा, क्योंकि 16% रिजर्वेशन दे दिया गया है. एंड इट विल क्रॉस द 50% सीलिंग बाय सुप्रीम कोर्ट. बहुत ज्यादा मार्जिन से क्रॉस कर देगा. अभी तो 52 था, ठीक है, लेकिन अब जो है 68% होने के बाद ये बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से सुप्रीम कोर्ट की जो सीलिंग दी गई थी ऑफ रिजर्वेशन अप टू 50% ओनली, सो इट विल क्रॉस दैट. तो इस कारण से अब इसको जो है डेफिनेटली इसको चैलेंज किया जाएगा इन द हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट. बट ये बिल्कुल, ये जो आपका अवार्ड है ये एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा लग रहा है इंस्टेड ऑफ इन द नीड.
नीड से कम, लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेशन इसमें ज़्यादा है इस रिजर्वेशन के पीछे. सो देयरफॉर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस. एंड कैसे ये अनफोल्ड होती है स्टोरी, लेट्स सी दैट. आगे हम देखेंगे कि कैसे अनफोल्ड होगा. नाउ ताज विजन डॉक्यूमेंट. व्हाट इज दिस ताज विजन डॉक्यूमेंट? सो इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट ऑन प्रोटेक्टिंग द ताज महल. It's a vision document on protecting the Taj Mahal, and it is being prepared by School of Planning and Architecture. School of Planning and Architecture is preparing this Taj vision document. Very important, याद रखिएगा. Vision document on protecting Taj Mahal. कौन प्रिपेयर कर रहा है? स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन न्यू दिल्ली. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इन न्यू दिल्ली इसको कर रहा है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्लीज मेक इट पब्लिक, देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट इट, प्लीज मेक इट पब्लिक. तो ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि ताज विजन डॉक्यूमेंट को आप प्लीज पब्लिक करिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा सीक्रेट नहीं है. ऐसा क्योंकि तो यू शुड मेक दैट पब्लिक. नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेजेस. एडिटोरियल पेजेस में जो पहला एडिटोरियल है वो है नंबर थ्योरी का. So basically this is on the controversy regarding the GDP numbers released on the basis of new methodology. तो आप सबको कल मैंने बताया था कि बैक सीरीज का डेटा जो है, पुराना डेटा जो है पिछले यूपीए 1 एंड यूपीए 2 गवर्नमेंट का डेटा जो है जीडीपी का, उसको न्यू मेथडोलॉजी से करके निकाला गया है. उसकी जीडीपी कैलकुलेट की गई है न्यू मेथडोलॉजी से. ओके, एंड उसमें ये बोला गया कि 9% से ज़्यादा की ग्रोथ कभी नहीं हुई थी. नॉट मोर देन 9% ऑफ द ग्रोथ वॉज अचीव्ड ड्यूरिंग द यूपीए 1 एंड यूपीए 2 कंबाइंड. ओके, सो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई. सम पीपल वर सेइंग दैट इट इज करेक्ट, सम पीपल आर सेइंग दैट इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज इट वांट टू टार्निश द इमेज ऑफ यूपीए गवर्नमेंट. ओके, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की इमेज को टार्निश करने के लिए, बुरा करने के लिए ऐसा डेटा रिलीज किया गया है. नाउ ऑथर ने भी दोनों पॉइंट्स दिए हैं, इसके बारे में प्रो एंड कॉन दोनों दिए हैं. नाउ पहले जो उन्होंने बोला है कि ये जो एनालिसिस किया गया है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. नाउ दिस एनालिसिस जो आपने नंबर्स निकाले हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं टू बी करेक्ट, एंड इट इज़ वेरी कंटेस्टेड डाटा. बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड डाटा है. क्यों? बिकॉज इट इज़ यूजिंग द डाटा फ्रॉम न्यूअर सोर्सेज. इट इज़ एक्सक्लूडिंग द आउटडेटेड वंस. पहले के जो आउटडेटेड डेटा थे उसको एक्सक्लूड किया गया है, नए डेटा को इंक्लूड किया गया है. एंड देयर आर सम सब्जेक्टिव एजम्पशंस ऑल्सो, और कुछ एजम्पशंस भी लिए गए हैं. जैसे लेट हम करते थे ना, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर मानते थे पहले, फिर उसके बाद प्रूफ करते थे कि वो इरेशनल है. उसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्टिव एजम्पशंस लिए गए हैं. तो ऑथर का ये कहना है कि इतने सारे नए डेटा इंक्लूड करने के बाद, पुराने डेटा को लीव करने के बाद, प्लस इतने सारे एजम्पशंस बनाने के बाद, हाउ कैन यू बी श्योर दैट दिस डेटा इज करेक्ट, ये डेटा सही है, या ये फैक्ट जो है ये कंटेस्टेड नहीं किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि न्यू फैक्ट्स आर इंक्लूडेड, earlier old facts are rejected, plus some assumptions are made. Therefore it is very difficult to say that this new data that has came out regarding GDP is 100% correct. दूसरा जो ऑथर ये बोलता है, दूसरा जो ऑथर ने पॉइंट उठाया वो ये उठाया कि वी शुड नॉट अनफेयरली क्रिटिसाइज इट ऑल्सो. हमको इसको अनफेयरली क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस डेटा इज प्रिपेयर्ड थॉरोली बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो CSO के प्रोफेशनल जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जो टेक्नीशियंस रहते हैं, जो मैथमेटिशियंस रहते हैं, स्टैटिस्टिशियंस रहते हैं, उन्होंने ये डेटा प्रिपेयर किया है. एंड इट हैज़ बीन थॉरोली स्क्रूटनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग द पास्ट चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑल्सो, प्लस एडवाइजरी कमिटीज ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक्स. इन सारे लोगों ने इस डेटा को रीचेक किया है, क्रॉस चेक किया है. तो आप इसको अनफेयरली क्रिटिसाइज भी ना करें. ओके, एंड जो लेटेस्ट डेटा है दैट इज इन सिंक विद द लेटेस्ट कंप्यूटेशनल मेथड्स ऑफ UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. तो जो UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है उसके साथ ये सिंक में है ये डेटा. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर सेइंग दैट द कैलकुलेशन मेथड और जो डेटा है इट इज इन सिंक विद द UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. तो जैसा UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स का डेटा है उसी तरीके से ये डेटा भी उसके साथ सिंक में है. लेकिन जो ये डेटा रिलीज किया गया नीति आयोग द्वारा वो कन्वेंशन के खिलाफ था. सो दैट वाज इन बैड ऑप्टिक्स. ओके, सो दैट वाज बैड रिलीज ऑफ डेटा बाय नीति आयोग. अदर देन दिस जो डेटा प्रिपेयर किया गया है वो थॉरली CSO के स्टैटिस्टिशियंस ने प्रिपेयर किया है, प्लस यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स के साथ सिंक में है, इसलिए हम इसको अनफेयरली क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते. तो ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने उठाए हैं. लास्ट में ऑथर ने ये कहा है कि इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन डाटा कलेक्शन. इंडिया को डाटा कलेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा आ सके. प्लस वेरियस कमिटीज़ जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंटीग्रेट होना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि जो सेक्टर स्पेसिफिक इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा है वो भी मिल सके और ज़्यादा एक्यूरेट नंबर्स हमारे सामने आ सकें. सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग सेड इन दिस एडिटोरियल.
Now the case for a progressive international. So Gautam Bhatia has written this editorial and it is on the need for a progressive international. क्या है progressive international हम आगे देखेंगे. And ऑथर ने ये भी बोला है कि हाउ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर अंडरमाइनिंग द सॉवरेन नेशन स्टेट. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल जो एडजुडिकेटिंग बॉडीज़ हैं, जब वो उनके पास जब कोई केस पहुंच जाता है तो आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी एक तरीके से चली जाती है. देन यू आर नॉट हैविंग एनी पावर, देन यू हैव टू अबाइड बाय द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जजमेंट. ओके, वो लोग आपकी कंट्री के रिगार्डिंग जजमेंट करते हैं एंड दिस इज अ लॉस ऑफ सॉवरेनिटी. तो ये सारे इश्यूज उठाए गए हैं. नाउ फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल? सो बेसिकली प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट. ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है दैट मोबिलाइजेज बिहाइंड द विजन ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जिसमें एक विजन होता है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का, डिग्निटी का एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल द पीपल. सो बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल मूवमेंट जहां पे ये कोशिश की जाती है कि सब लोग प्रॉस्पर करें, सब लोगों की एक डिग्निटी मेंटेन रहे, हर आदमी सिक्योर रहे. ओके, एंड इट ऑल्सो एम्स टू एड्रेस द मैसिव ग्लोबल इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट. तो जो मैसिव ग्लोबल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है, जो है एट प्रेजेंट, उसको भी कम करने का प्रयास ये प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल करता है. तो प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एक तरीके का मूवमेंट है, इंटरनेशनल मूवमेंट है जो कि प्रयास करता है कि हर आदमी, एवरीवन शुड प्रॉस्पर, एवरीवन शुड बी सिक्योर्ड, एवरीवन शुड हैव देयर डिग्निटी मेंटेन्ड, प्लस द इनइक्वालिटी शुड डिक्रीज. दिस इज व्हाट प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल मीन्स. ओके, नाउ दिस मूवमेंट also believe that the world is being controlled by MNCs, that is multinational companies. Multinational companies are controlling the world now and one can achieve democratic control over these MNCs only by transnational actions. और अगर हमको कंट्रोल चाहिए तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको जो अलग अलग नेशंस हैं उनको एक होना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन अचीव दिस aim of controlling these MNCs, not being controlled by them. Okay, now one example is their DiEM25, DiEM25, Democracy in Europe Movement. याद रखिएगा DM, Democracy in Europe Movement. This is DiEM25. ये प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल मूवमेंट का एक नाम है जो कि यूरोप में हुआ एंड विच अरोज आफ्टर द डेट क्राइसिस इन ग्रीस. ग्रीस में जो डेट क्राइसिस आई और उसके बाद जो बेल आउट पैकेज आया, ये सब आया, उसके बाद ये DiEM25 स्टार्ट हुआ मूवमेंट. इट्स अ प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल मूवमेंट, डेमोक्रेसी इन यूरोप मूवमेंट. याद रखिएगा DiEM25 अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस, सो इट्स अ प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल मूवमेंट. प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल क्या है, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि एक ऐसा मूवमेंट जहां पे प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी की बात की जाए प्लस इनइक्वालिटीज को कम करने की बात की जाए. ओके, सो बेसिकली दैट इज देयर. Now, author also highlights that increasingly the power of nation states to take decisions in the welfare of their people is being curtailed by MNCs in the name of intellectual property rights. तो बिल्कुल सही बात है. MNCs जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे जो वेलफेयर डिसीजंस है स्टेट्स के, उनको हार्नेस करना है. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में आज हम किसी ड्रग का, किसी मेडिसिन का अगर हम जेनरिक ड्रग बनाना चाहें तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी. क्यों लेनी पड़ेंगी? बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे वो कंपनी वाले ये बोल देंगे कि सिंस ये प्रोडक्ट हमने किया है तो आप उसको जेनरिक ड्रग में नहीं कन्वर्ट कर सकते. तो उससे हमारे वेलफेयर का तो नुकसान हो ही रहा है. तो यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग. मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरीके से एमएनसीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत सारे वेलफेयर डिसीजंस को इधर उधर कर देते हैं, प्लस हम अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वी आर लूजिंग अवर सॉवरेनिटी. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अगर हम सपोज वी मेक अ जेनरिक ड्रग, सपोज हम एमएनसीज की बात ना मान के जेनरिक ड्रग बना देते हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल ड्रैग अस टू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स. वो हमको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में घसीटेंगे एंड फिर वहां पे हमको केस हार जाएंगे, फिर हमको अबाइड करना पड़ेगा बाय देयर रूल्स एंड रेगुलेशन. सो दिस इज द केस ऑफ लूजिंग ऑफ अवर सॉवरेनिटी टू ऑल दिस एमएनसीज एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल. देयरफॉर प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की जरूरत है, एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत है जो इनइक्वालिटीज को कम करे, डिग्निटी को बढ़ाए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए, सबकी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का विजन होना चाहिए. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. The next editorial is this is the next editorial regarding India-Iran relations, India-US relation nexus. Okay, तो India-Iran, India-US का क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशंस का, वो हम देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहली बात कि हमको यूएस के वेवर से बहुत खुश नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे यूएस ने हमको वेवर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि यूएस हमारा भला चाहता है इसलिए उसने हमारा वेवर दिया, हमको वेवर दिया ईरान सैंक्शन से. क्यों? क्योंकि उसने तो चाइना को भी दिया.
एंड चाइना को तब दिया जब वो जानता है कि चाइना इज अपोजिट टू अस, चाइना हमसे हमारे खिलाफ रहता है, प्लस चाइना उनके भी खिलाफ रहता है, यूएस के खिलाफ भी रहता है। देन ऑल्सो द वेवर्स वर गिवन टू चाइना। तो इस तरीके से हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि हमको वेवर्स मिले, हमको यूएसए ने काफी सपोर्ट किया, दिस इज नॉट द थिंग। दूसरी चीज जो ऑथर का कहना है कि यूएसए एंड ईरान बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यूएसए और ईरान दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल यूएसए जो है हमारा मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, प्लस अमेरिकन नेवल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्विंग द मैरीटाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन एंड साउथ चाइना सी। अगर हम साउथ चाइना सी को और इंडियन ओशन रीजन को फ्री चाहते हैं फ्रॉम चाइनाज क्लैमर, वी नीड अमेरिकन नेवल पावर, वी नीड द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन नेवल पावर। कहीं ना कहीं अमेरिकन नेवल पावर के कारण ही चाइना फुल्ली साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पा रहा है। सो दिस इज द नीड ऑफ यूएसए, वी नीड यूएसए for controlling China in the Indian Ocean region and South China Sea. Second thing is that Iran is very much essential for India. Why Iran is essential for India? Because through Iran we can control the West Asia, we can control the Afghanistan region also. तो अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और मिडिल ईस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जो है वो रीजन हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट इवन कंट्रोल, हम उस रीजन में एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस स्थापित कर सकते हैं। कंट्रोल तो चलो दूर की बात है, लेकिन वी कैन बी अ प्लेयर इन दैट गेम, इन द वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, हम एक प्लेयर बन सकते हैं बड़े। तो थ्रू द चाबहार पोर्ट ऑल्सो, चाबहार पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएसए, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान के लिए। सो देयरफॉर बोथ यूएसए एंड ईरान आर इंपॉर्टेंट, हमको दोनों के साथ लिंक्स मेंटेन करने चाहिए। एंड चाबहार पोर्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड अफगानिस्तान अ क्रूशियल लिंक टू इंडियाज गुड्स एंड ईरानियन ऑयल्स। तो अफगानिस्तान को इंडिया के गुड्स मिल जाएंगे और ईरान का ऑयल मिल जाएगा थ्रू चाबहार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर वी नीड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशन विद ईरान ऑल्सो, सो दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया कैन इम्प्रूव। ओके, हमको अगर अपना थोड़ा भी पावर इंक्रीज करना है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इस रीजन में, तो हमको कहीं ना कहीं पे ईरान के साथ होना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग सेड इन दिस एडिटोरियल। नाउ कूल इट, वाई दिस एडिटोरियल? बिकॉज कल मैंने आपको लैंसेट की रिपोर्ट बताई थी ऑन हीट वेव्स, रिलीज्ड बाय लैंसेट। हीट वेव्स की टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नाउ 153 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर वर लॉस्ट ड्यूरिंग 2017 ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। तो राइजिंग टेम्परेचर के कारण 153 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर वर लॉस्ट। नाउ क्यों ये लॉस होता है? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर हीट लॉस रहेगा, सपोज कोई हेल्थ कंडीशन आ जाती है लेबर में, तो वो लेबर अपने दिन भर का काम नहीं कर पाएगा। एक दिन में सपोज एक लेबर 9 घंटे काम करता है, तो 9 आवर्स वर लॉस्ट। तो इसी तरीके से 153 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर वर लॉस्ट ड्यूरिंग 2017। देन इंडिया लॉस्ट 75 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर। तो 75 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर इंडिया ने खुद अकेले लॉस किया। द 99% ऑफ द लॉसेज इन लो इनकम कंट्रीज वर देयर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओके, एंड दे वर नॉट इंश्योर्ड ऑल्सो। 99% ऑफ द लॉसेज जो हुए लो इनकम कंट्रीज में, वो इंश्योर्ड भी नहीं थे। तो जो ये लॉसेज हुए उसका कोई मुनाफा इंश्योरेंस भी नहीं मिला। देन राइजिंग टेम्परेचर विल इनेबल द डेंगू एंड मलेरिया वायरसेस टू स्प्रेड फास्टर एंड फार्दर। तो डेंगू एंड मलेरिया के जो डेंगू एंड मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होंगे और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होंगे अगर ये टेम्परेचर राइज कंटिन्यूस रहा तो। ओके, सो वी हैव टू गेट मोर एम्बिशियस इन कटिंग कार्बन एमिशंस, ताकि टेम्परेचर जो इंक्रीज होता जा रहा है वो थोड़ा कम इंक्रीज हो और स्लोली इंक्रीज हो। वी शुड गो फॉर दैट। प्लस ऑथर का ये कहना है कि हमको थोड़ा एनर्जी मिक्स बढ़ाना चाहिए बाय फोकसिंग ऑन द सोलर एनर्जी। केवल और केवल कोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एंड वी शुड गो फॉर रिडक्शन इन कोल एंड इंक्रीजिंग द सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। ओके, सो इफ वी आर दिस मस्ट बी मैच्ड बाय रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्टेशन बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑल्सो। तो जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के व्हीकल्स में, उसके जगह हमको स्विच करना चाहिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो टेम्परेचर उससे भी कम होगा। ओके, एंड वी नीड सच पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। अगले पेजेस में मूव करते हैं। नाउ जज वॉन्स अगेंस्ट साइलेंस बाय लॉमैन। ना एक बहुत अच्छा कोट था ये कोट, अगर मैं आपको बता दूं, इट कैन बी एन एसे ऑल्सो, इट कैन बी एसे इन द मेंस आंसर राइटिंग। आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं, ये यूपीएससी खुद एक आंसर राइटिंग में दे सकता है। तो बहुत अच्छा कोट है। द साइलेंस ऑफ लॉमैन डज मोर हार्म
देन द वायलेंस ऑफ लेमैन। तो लेमैन की वायलेंस से ज़्यादा नुकसान द साइलेंस ऑफ लॉमैन क्रिएट करता है। तो अ लॉमैन शुड नेवर बी साइलेंट। वो अपने अगल बगल होने वाली हर एट्रोसिटी को उसको नोट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक अप अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। द साइलेंस ऑफ अ लॉमैन डज मोर हार्म देन द वायलेंस ऑफ अ लेमैन। And he also pitched for a new term called constitutional compassion। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी चीज बोली, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन नीडेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन फ्रॉम द कोर्ट इज नॉट द चैरिटी ऑफ अ जज। It is not the charity of a judge. The compassion is not a charity of a judge. It is the bounded duty of the constitutional court. कि duty है, not charity. So compassion is the duty, not charity. The silence of a lawman is more dangerous than the violence of a layman. So these are the two quotes which are very important, जो कि मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है और आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको आंसर राइटिंग में. So that is the reason why I told you that. Now यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है, मैंने आपको बताया था कि उनके तीन नेवल शिप्स को रशिया एंड यूक्रेन के बीच में हुआ है. ओके, तो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है, इसमें रशिया ने 3 यूक्रेनियन शिप्स को पकड़ लिया है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रीमिया एक बहुत बड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है क्रीमिया, एंड यहाँ पे है कर्च स्ट्रेट. दिस रीजन इज द कर्च स्ट्रेट रीजन. ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन कर्च स्ट्रेट का. यहाँ पे आपको सी ऑफ अजोव दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक सी है. ओके, सो यहाँ पे सी ऑफ अजोव, यहाँ पे ब्लैक सी. आई होप आपको दिख रहा होगा. ओके, सो क्या किया जाए. ओके, सो दिस इज दैट. नाउ यू कैन सी ऑफ अजोव यहाँ पर है, यहाँ पे ब्लैक सी था, यहाँ पे बीच में कर्च स्ट्रेट था, और यहीं पे आपका जो 3 नेवल शिप्स थे वो यहीं से पकड़े गए थे. एंड जो एस्केलेशन हुआ था वो 2014 से स्टार्ट हुआ था. मार्शल लॉ अब लगा दिया गया है यूक्रेन में. अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे. ओके, सो आगे क्या होगा वो अपन देखेंगे बाद में, जब न्यूज़ जैसे जैसे अनफोल्ड होती जाएगी. Now RBI move to ease the liquidity for non-banking financial firms. तो जो RBI और सेंट्रल के बीच जो टसल चल रहा था ना, उसमें एक कारण ये भी था कि they wanted NBFCs की लिक्विडिटी. द सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड द ईजिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी फॉर एनबीएफसीज. एनबीएफसीज क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स में लिक्विडिटी को ईज करना चाहता था सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आरबीआई ने वही चीज की है. कैसे की है? बाय रिलैक्सिंग द मिनिमम होल्डिंग पीरियड रिक्वायरमेंट. तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड रिक्वायरमेंट होता है, जो सिक्योरिटाइजेशन होती है ना एनबीएफसीज के लिए, उसमें एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है. याद रखिएगा, इसको नॉर्मली ऐसे याद कर लो कि जो सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है बाय एनबीएफसी, ओके, सो उनमें क्या होता है, एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है कि इतने पीरियड तक आपको मिनिमम ये पैसा होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको आगे लगा सकते हैं. ओके, याद रखना, मिनिमम होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि इतने मिनिमम पीरियड तक आपको ये पैसा होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको आगे कहीं लगा सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए. तो उस पीरियड को अब 1 साल से घटा करके 6 महीने कर दिया गया है. ओके, 1 साल से घटा करके 6 महीने कर दिया गया है. तो पहले क्या होता था कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड 1 साल था, तो उनको 1 साल तक वो पैसा रखना पड़ता था अपने पास. अब वो पीरियड 6 महीने कर दिया गया है, तो अब सिर्फ 6 महीने के बाद ही वो इसको आगे लगा सकते हैं. तो एक तरीके से उनकी लिक्विडिटी ईजिंग कर दी गई है. सो दिस इज द लिक्विडिटी ईजिंग फॉर एनबीएफसीज, याद रखिएगा. एंड ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने आपको बता दी. द नोट बैन वाज अ मैसिव एंड ड्रैकोनियन मॉनेटरी शॉक. दिस इज व्हाट द सीईए, फॉर्मर सीईए इज राइटिंग. अरविंद सुब्रमण्यम, जिन्होंने की इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया था लास्ट नोट बैन के बाद, उन्होंने ये चीज बोली है, नोट बैन इज वाज अ मैसिव एंड ड्रैकोनियन मॉनेटरी शॉक. Okay, the book was Off Council: The Challenges of Modi Jaitley Economy. This was the book. This is the name of the book by Arvind Subramaniam. Off Council: The Challenges of Modi Jaitley Economy. And उन्होंने 2 क्वेश्चन रेस किए हैं, 2 पजलिंग क्वेश्चन, 2 पजल्स रेस किए हैं. पहली ये कि why it was so popular politically if it imposed such economic cost. ये इतना ज़्यादा पॉलिटिकली क्यों पॉपुलर हुआ नोट बैन, जो नोटबंदी हुई वो क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट था और पॉलिटिकली ये इतना ज़्यादा हिट भी रहा. सेकेंड थिंग इज दैट कि इकोनॉमी में ज़्यादा इसके ऊपर क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा जबकि ये इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन था. तो 2 ये क्वेश्चन उन्होंने रेस किया है, फिर इन दोनों के आंसर भी उन्होंने दिए हैं. द फर्स्ट आंसर जो उन्होंने दिया है कि पुअर पीपल वर विलिंग टू ओवरलुक देयर ओन हार्डशिप्स. जो पुअर पीपल थे वो अपने खुद की कठिनाइयों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि द रिच आर ऑल्सो अंडरगोइंग द सेम हार्डशिप एंड ग्रेटर हार्डशिप. तो ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने ये रेस किया है कि जो गरीब लोग थे, जो मिडिल इनकम लोग थे, उन्होंने अपनी
जो परेशानियां थी उनको इसलिए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिन्होंने नंबर 2 का पैसा कमाया हुआ है, दे आर फेसिंग ग्रेटर हार्डशिप। तो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों इतना ज़्यादा ये पॉलिटिकली पॉपुलर हुआ। क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो मिडिल इनकम लोग थे, जो कि मेजर पॉपुलेशन है इस देश की, मिडिल इनकम एंड पुअर, तो वो इस अपनी दिक्कतों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते जा रहे थे। वो अपनी दिक्कत से कम दुखी थे और दूसरे की दिक्कत से ज़्यादा खुश थे हम लोग। हमको ये लग रहा था कि चलो ठीक है, कम से कम जो जिनके पास ज़्यादा नंबर 2 का पैसा है, ब्लैक मनी जिन्होंने इकट्ठा किया, वो आ जाएगा। बट फाइनली हुआ क्या, 99.6%, 99.9% इम्पैक्ट पूरा पैसा वापस आ गया। सो कोई उसका नतीजा नहीं निकला। सेकंड जो क्वेश्चन इन्होंने उठाया था अभी रिसेंटली कि वाई द इकोनॉमिक कॉस्ट वॉज सो लेस, क्यों इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया इन्होंने कि बिकॉज द GDP was failing to take into account the informal sector। जो GDP कैलकुलेशन हुआ उसमें इनफॉर्मल सेक्टर का कैलकुलेशन हमने नहीं किया, एंड दिस इनफॉर्मल सेक्टर वाज द मेजर सेक्टर विच फेल्ट द ब्रंट ऑफ द नोट बैन। तो नोटबंदी का जो सबसे बुरा असर था वो इनफॉर्मल सेक्टर में हुआ था और उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। जब उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे तो उसमें तो जीरो लॉस ही नजर आएगा ना। तो दैट इज द रीजन वाई हमको इकोनॉमिक कॉस्ट दिख नहीं रही है। लॉस बहुत ज्यादा हुआ है बट हमको वो दिख नहीं रहा है। नाउ द सीमेंट सेक्टर इज आइंग फॉर डबल डिजिट ग्रोथ। तो सीमेंट सेक्टर इंडिया का बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये आपको बताने के लिए बेसिकली मैंने ये न्यूज चुनी कि इंडिया में जो सीमेंट सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है इस समय बिकॉज ऑफ द रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके कारण सीमेंट सेक्टर ग्रो कर रहा है एंड दे वांट टू क्रिएट अ डबल डिजिट ग्रोथ। ओके, तो डबल डिजिट ग्रोथ को चाहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज है। स्पोर्ट्स न्यूज फालतू मत बोलना यार आप लोग कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को डिस्कस करो। कोई न्यूज़ नहीं आएगी तो कहाँ से डिस्कस करूंगा, आने दो फिर डिस्कस करेंगे। नाउ रेगे गेट्स इनटू हेरिटेज लिस्ट। तो बॉब मार्ले का नाम आपने बहुत सुना होगा, बॉब मार्ले। एंड बॉब मार्ले जो है वो रेगे के बहुत बड़े एक प्रोपाउंडर थे, सिंगर थे, बहुत बड़े। तो इट्स अ रेगे म्यूजिक इसे बोलते हैं। याद रखिएगा, बॉब मार्ले के नाम से फेमस है रेगे म्यूजिक। याद रखिएगा, ये REGGAE। अब इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, रेगे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता तो डू टेल मी दैट। रेगे म्यूजिक। नाउ यूनेस्को ने इसको क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया इनटू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रेगे म्यूजिक एंड इट्स ओरिजिन इज इन जमैका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेगे म्यूजिक को इंक्लूड किया गया है। बॉब मार्ले से रिलेटेड थे। बॉब मार्ले किस म्यूजिक जेनर से रिलेटेड थे, रेगे से रिलेटेड थे। यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है एंड रेगे म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो जमैका से है। सो दीज आर द 4 फैक्ट्स जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई भी आपसे पूछ सकता है। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पाकिस्तान विल टर्न कपूर हवेली इनटू म्यूजियम। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ऋषि कपूर का जो एंसेस्ट्रल होम है इन द किस्सा ख्वानी बाजार इन पेशावर, किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में उनका जो एंसेस्ट्रल होम है जिसको कि पृथ्वीराज कपूर के पापा ने बनाया था, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ म्यूजियम। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर की हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। तो राज कपूर, ये आपके ऋषि कपूर का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। रेगे म्यूजिक वाला याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।